इसमें ग्रेविटेशन में देखो थ्योरी तो हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट। क्वेश्चंस कुछ और करते हैं थोड़े से, ठीक है ना। चैप्टर में देखो थ्योरी वाइज बहुत कम है, बट हाँ क्वेश्चन वाइज बहुत सारी वैरायटी और आता भी है वैरायटी में। क्वेश्चन दे रहा हूँ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, करो ट्राई। इसमें क्या कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज एट ए डिस्टेंस 4r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ with speed v1 in a direction 30 degree with the line joining, ठीक है। find the speed v1 of the particle if the particle passes grazing the surface, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m v1 इंटू 4r और साइन 30 इज इक्वल टू, और जहां पे ग्रेस कर रहा होगा वहां पे m v2 इंटू r बन जाएगा सिंपली, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन यूज होगा यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये बन जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर माइनस g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 4r इक्वल टू हाफ स्मॉल m v2 स्क्वायर माइनस g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r, इक्वेशन 2। देखो तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से हमें v1 की वैल्यू मिल जा रही है 4000√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कर लिया था ना कई लोगों ने। ठीक है, और देखो a satellite is projected perpendicular to line joining earth center from a height re from earth surface, ठीक है। ए पार्ट में निकालना है, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन such that it may revolve around earth
एंड बी पार्ट में फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, find speed of projection such that its maximum distance from Earth's surface is 5 RE during revolution. Maximum distance is 5 RE during revolution. मिनिमम स्पीड फॉर रिवॉल्यूशन निकालना है और स्पीड निकालना है सच दैट मैक्सिमम डिस्टेंस अर्थ सरफेस से 5 आ रही हो. देखो करो ट्राई. पहले पार्ट में जस्ट ये वाली सिचुएशन बननी है. यहाँ से सैटेलाइट का प्रोजेक्शन है और हमें मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है जिससे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो. तो देखो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व तभी हो सकता है जब वो जस्ट इस पॉइंट से ग्रेस करता हुआ जाए. तो देखो हमारे पास एक छोटा तरीका है. छोटा तरीका ये है कि अगर हम इस इलिप्स का मेजर एक्सिस कैलकुलेट करें तो इस इलिप्स का मेजर एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी 3 RE. तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हम लोग लिख सकते हैं. टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की बन जाएगी -GMME अपॉन 2A होता है तो 2A की जगह आ जाएगा 3 RE. और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली लिखें अगर तो वो हो जाएगी -GMME अपॉन 2 RE सेंटर से डिस्टेंस. तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो कितना आएगा. तो ये बचेगा 5 GMME अपॉन 6 RE आएगा. और इसको लिख देंगे हम इक्वल टू हाफ M V मिनिमम स्क्वायर. तो यहाँ से देख लो V मिनिमम की वैल्यू क्या आती है. अंडर रूट ऑफ 5 GME अपॉन 3 RE आ रही है. यही आ रहा था आंसर. क्यों भाई. वैसे तो इस केस में भी हमको मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहिए बट मैं कहूँगा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन याद कर रखा है. बस टोटल एनर्जी जरूर याद रखो. तो टोटल एनर्जी में वो 2A आ जाता है. देखो ध्यान से. क्लियर है. और फिर बी पार्ट में
डी पार्ट में क्या करना होगा? डी पार्ट में कह रहा है कि अर्थ सरफेस से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस 5 आर होना चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस 5 आर होना चाहिए, और ये डिस्टेंस आर हमको दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पे कितना वेलोसिटी देना चाहिए? तो फिर से मैं कहूँगा कि मेजर कर लो, इसका मेजर एक्सिस कितना होना चाहिए? कितना आएगा मेजर एक्सिस? 8 आ रही? मेजर एक्सिस अगर 8 आ रही है तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ये बन जाएगा माइनस GMME अपॉन 8 आ रही। पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे इनिशियल वाली, माइनस GMME अपॉन 2 आ रही। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस करो कितना आएगा? ये आएगा 3 GMME अपॉन 8 आ रही। कितना आता है भाई? और इसी को इक्वल कर देंगे हम हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3 GME अपॉन 4 आ रही। देखो देखो क्लियर है या नहीं? सर फर्स्ट पार्ट में √GME/3 आ रही। अच्छा 5 नहीं आएगा, सॉरी। क्या बता रहे हो? GME आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सही कर लो। √GME अपॉन 3 आ रही आएगा, सही। 5 नहीं है वो। सेकंड सही है ना? 1/6 होगा, ठीक। बोलो क्लियर है क्वेश्चन? बेसिक यही है कि टोटल एनर्जी को हम लोगों ने उसके मेजर एक्सिस के फॉर्म में लिख लिया है। और टोटल एनर्जी अगर हमें किसी भी पॉइंट में मालूम है, पोटेंशियल तो हमें किसी पॉइंट पे मालूम ही होती है, बस हमें अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस चाहिए, तो वहां पे काइनेटिक आ जाएगी। क्लियर है? और देखते हैं। देखो सर्कुलर ऑर्बिट्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये सिचुएशन है इसमें। बॉडी मूविंग रेडियली अवे फ्रॉम प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एम, तो ये प्लैनेट हो गया। When it is at a distance r from the planet, explodes in such a way that two of its many fragments move in mutually perpendicular circular orbits around the planets. एक की वेलोसिटी इधर की तरफ रही होगी और एक की वेलोसिटी इधर की तरफ रही होगी, इस तरह से देखो। ठीक है, तो पूछा है सर्कुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगी, तो सर्कुलर ऑर्बिट है तो वेलोसिटी तो यही रहेगी, v नॉट इज इक्वल टू जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, g कैपिटल एम अपॉन आर। ए पार्ट का आंसर। ठीक है ना। फिर बी में कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू फ्रेगमेंट्स बिफोर कोलिजन। तो देखो ये दोनों फ्रेगमेंट जो हैं ए पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं और बी पॉइंट पे जाके कोलाइड होंगे, ये बात विजुलाइज हो रही है। पॉइंट ऑफ कोलिजन ऑन दी अदर साइड ऑफ प्लैनेट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी इनके बीच में, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी जब ये यहां पहुंचेगा और जब ये यहां पहुंचेगा, सैटेलाइट 1 एंड सैटेलाइट 2, तो ये इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बनेगा इनके बीच में, तो ये 90 डिग्री का केस है, तो इसको सीधे सीधे √2r बोल सकते हैं। और सी पार्ट में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर दे कोलाइड, तो कोलिजन के ठीक पहले रिलेटिव वेलोसिटी √2 टाइम्स v नॉट हो जाएगी, यानी कि √2 gm/r। बस क्वेश्चन तो इतना ही सा है। बोलो, नहीं कर पाए थे? सर हो गया था। हो गया था। हो गया था, बढ़िया। क्लियर है, जिनका नहीं हुआ। देखो अगर कह रहा है कि r डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब है सेंटर से ही है, जब तक कि ये ना लिखा जाए कि सरफेस से डिस्टेंस है वो। अगर सरफेस से डिस्टेंस होगा तो सरफेस से डिस्टेंस लिखा होगा, लेकिन अगर कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट, तो ये अंडरस्टूड है कि प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस मेजर की गई है। ठीक है, और देखते हैं। नेक्स्ट देखो, सपोज अर्थ है ओमेगा से घूम रही है और सैटेलाइट का रेडियस 2r है, तो सैटेलाइट जो है वो ओमेगा डैश से घूम रहा होगा। अब कह रहा है कि अर्थ सरफेस पे ये सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, कब तक दिखाई देगा, जब तक ये इसके हॉराइजन के ऊपर है। तो ऐसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये ठीक है, तो ये सैटेलाइट जो है वो दिखाई तभी देगा जब वो इस पॉइंट के आगे होगा, और तब तक दिखाई देगा जब तक ये इस पॉइंट पे यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब सीधा सीधा ये देखो ध्यान से कि इस सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ जाने में एंगल में कितना चेंज हो रहा है।
एंगल में कितना चेंज आएगा। अब ये वाला एंगल निकालोगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी आएगा 60 डिग्री। अच्छा, ओमेगा किसका ज़्यादा होगा, अर्थ का या सैटेलाइट का? क्यों भाई, ओमेगा किसका ज़्यादा आएगा, सैटेलाइट का ज़्यादा आएगा ना। तो इसको लिखेंगे ओमेगा डैश माइनस ओमेगा इंटू टी, ये जितनी देर में 2π/3 होगा तब तक वो सैटेलाइट उसको दिखाई देगा। ये बात समझ में आती है नहीं, पहले बताओ, यही बस थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। सर आ गया समझ। बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ओमेगा डैश रखो, ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी 2π/t, या इसको लिख दो v/r। तो v कितना लिखेगा, r की जगह आएगा 2 बार और v की जगह आएगा √of gm/2r। ठीक है, माइनस ओमेगा, अर्थ का ओमेगा ओमेगा ही लेना है, इज इक्वल टू इंटू टी इज इक्वल टू 2π/3। बस यहाँ से t निकाल देना है। ठीक है ना, क्लियर है क्वेश्चन, बोलो। क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट बताओ। सर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी के डिफरेंस को सेपरेशन से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, बट उसका यहाँ पे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी नहीं चाहिए हमें, तो रिलेटिव एंगल चाहिए। तो दोनों के एंगल कवर्ड को डिफरेंस ले लिया है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकालते जरूर हैं, बट उस रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही होगी। भाई लाइन ज्वाइनिंग मैन एंड सैटेलाइट, वो फिक्स थोड़े ना रहेगी, वो चेंज ही हो रही है ना हर बार, तो कंपोनेंट भी चेंज हो रहे हैं, उससे कुछ निकलेगा नहीं मतलब। तो हमें एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स का डिफरेंस चाहिए, तो हमने दोनों के अलग अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिए और उनका डिफरेंस 2π/3 के इक्वल कर दिया है। बोलो, ओके सर। बात समझ में आई ना। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का कोई यूज नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, अगर 4 मीटर वाइट ट्रेंच को जंप कर पा रहा है अर्थ पे, तो इसका मतलब 4 मीटर उसका प्रोजेक्टाइल के हिसाब से मैक्सिमम रेंज है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के हिसाब से। तो u² मैक्सिमम रेंज होती है। दिस u² इज गिवन एज b, तो तुम्हें यहाँ से u मिल गया √b इंटू जी। इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब हमें इसको दूसरे वाले प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी बनाना है, तो मीन डेंसिटी प्लैनेट की ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ है। स्मॉल जी को क्या लिखते हैं, GME/RE²। तो डेंसिटी के टर्म्स में अगर लिखें, ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 πRE³। ये हो जाएगा 4πg ρ/3
और इनटू आर ई। तो फॉर प्लैनेट के लिए जी डैश की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई जी, रो की जगह 2 रो अपॉन 3 और आर की जगह आर प्लैनेट। तो उसका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट 2g डैश इंटू आर पी, और ये एस्केप वेलोसिटी हमें अंडर रूट डी इंटू जी के इक्वल करनी है। रख दो दोनों में वैल्यूज, क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8 पाई जी रो अपॉन 3 और आर पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी इंटू जी, और जी की जगह लिख देंगे 4 पाई जी रो अपॉन 3 और इंटू आर ई। तो देखो क्या कैंसिल हो रहा है, आर पी निकालना है यहाँ से, कितना आएगा? टू यहाँ बच रहा है, टू यहाँ बच रहा है, तो 2 आर पी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ डी इंटू आर ई आ रही है। आर पी निकाल दो कितना आएगा। ठीक है ना? एट्टी किलोमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है? हम्म, ठीक है ना? क्लियर है क्वेश्चन? क्या गड़बड़ कर रहे थे? क्वेश्चन तो सीधा ही है। ठीक है, क्वेश्चन बोलो। यस सर। ये क्वेश्चन देखना, इसमें थोड़ा एंगल का कैलकुलेशन ऐसा है, हो सकता है कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, बट बाकी करके देखो क्या आता है। अच्छा, 6400 किलोमीटर था ना लास्ट क्वेश्चन में? तो गड़बड़ तो नहीं कर दिया? किलोमीटर से तो हाँ, ये गड़बड़ कर दिया है, ऐसे नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा इसमें। ये 2.53 किलोमीटर के आसपास आएगा। इसका आंसर सही करो लास्ट वाले में, वो कैलकुलेशन 6400 किलोमीटर डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, या तो बी को भी किलोमीटर में बदलो, तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो फिर इतना बनेगा ये फाइनली। देखना इसमें,
सपोज ये पोजीशन हो गई सैटेलाइट की, एंड लैटिट्यूड ऑफ कानपुर इज 30 डिग्री नॉर्थ। तो जो एंटीना होना चाहिए वो टुवर्ड सैटेलाइट होना चाहिए। तो टुवर्ड सैटेलाइट मतलब एंटीना का डायरेक्शन ये रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो डायरेक्शन है दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल से कितने एंगल पे होना चाहिए, ये थीटा निकालना है। तो ये एच हमको मालूम है, तो भाई ये आर ई हमको मालूम है, तो ये थीटा कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल अल्फा ले लेते हैं, क्यों भाई। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखो क्या बनेगा, निकालो किसी तरह से, कैसे निकलेगा थीटा का वैल्यू। थोड़ा मैथ्स ही है बस, बाकी तो एच हमको पता ही है, एच पता है, आर ई पता है, ये वाला एंगल 30 डिग्री पता है, थीटा फाइंड करना है। साइन रूल अगर लगाएं, आर ई अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर ई प्लस एच अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। साइन रूल से काम नहीं चल रहा। बताओ भाई मैथ्स क्या लगाएं। ट्रायंगल में हमें दो साइड्स मालूम है, उनके बीच का एंगल मालूम है, और उधर का एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो ट्रायंगल तो फिक्स हो गया, तरीका बताओ क्या लगाएंगे शॉर्टकट। सर थीटा 30 प्लस अल्फा होगा, तो अल्फा की जगह थीटा माइनस 30 पुट कर देंगे। एक रिलेशन हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिख लिया, थीटा का वैल्यू 30 प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर ई प्लस एच अपॉन साइन थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 प्लस अल्फा, ठीक है। देख लेना सॉल्व करके, डायग्राम में क्लियर है ना। आर ई और एच के टर्म्स में हमको साइन अल्फा या कॉस अल्फा या साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 30 प्लस अल्फा, ठीक है ना।